हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 नवंबर, यानी कि नए महीने की शुरुआत हो रही है आज से। तो हम जब भी नया कोई महीना आता है तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप इस नए महीने की शुरुआत बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ करिए, क्योंकि जो भी गलतियां आपसे पिछले महीने में हुई है, जो भी रूटीन आपका इधर उधर पिछले महीने में हुआ है, वो सब भूल करके आप इस नए महीने से एक नई शुरुआत करिए। इसलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नया महीना होता है वो आपको एक नया मौका लेकर के आता है आपके रूटीन, आपके लाइफ को रिवाइव करने का। तो जो भी पिछले गलती हुई है उनको भूलते हुए और उनसे सीखते हुए आप आगे बढ़िए और इस नए महीने की शुरुआत नई एनर्जी, नए जोश के साथ करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन। तो आज का कोटेशन है कि विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला है। यानी कि दोस्तों, जब विपत्ति आती है हमारे ऊपर तो वो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती है, बहुत कुछ, इतना सिखा देती है जितना आप एक विद्यालय में नहीं सीख सकते हो। यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है विपत्ति का, यानी कि जब भी नेगेटिव टाइम हमारे लाइफ में चलता है तो वो हमें एक बहुत अच्छी सीख दे करके जाता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, उस विपत्ति में टूट जाते हैं, फिर वो उठ करके खड़ा हो ही नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है उनसे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके लाइफ में विपत्ति आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको उसको टैकल करना है, उससे कुछ ना कुछ सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि ये जो लाइफ की जो पार्ट होता है वो होता है विपत्ति, यानी कि लाइफ में प्रॉब्लम लगा रहता है। हमें बस अपने प्रोसेस पे ध्यान देना होता है और आगे बढ़ना होता है। जो इसको फॉलो करते हैं वो अपने लाइफ में सफल होते हैं, और जो इस विपत्ति से सामना नहीं कर पाते हैं और यहीं पे टूट करके बिखर जाते हैं तो फिर वो वहीं पे सिमट जाते हैं। हमें क्या करना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, हताश होकर के बैठना नहीं है। तो इस चीज़ को आप अपने लाइफ में फॉलो जरूर करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। सिंपली आपको ये 5 टास्क फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक, क्योंकि उसके बाद ये आपका हैबिट अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे आपको ये 5 टास्क बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कितना नंबर मिला है कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आती है फॉलो करने में तो आप कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपकी मदद करेंगे। चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट की है। यानी कि जो अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा था उसमें हमारे पीएम मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सोहराय पेंटिंग भेंट की है। तो किस देश के राष्ट्रपति को आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किस देश के, रूस, किसके, रूस के। रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 देश के राष्ट्रपति जी को 3 तरह की पेंटिंग दी गई है। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्यों लिख करके बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये लोग चर्चा में रहे हैं, भारत से संबंधित कोई काम हुआ है तो उस देश का नाम और उस देश के राष्ट्रपति का नाम हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो हो गए रूस के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और दूसरे ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम है पेजेशकियन, और तीसरे हैं उज्बेकिस्तान के। कहाँ के, उज्बेकिस्तान के। इनका क्या नाम है, मिर्जियोयेव। ओके, इन 3 लोगों को भारत के द्वारा दिया गया है पेंटिंग। ओके, तो जो ये पुतिन है रूस के, इनको दिया गया है सोहराय पेंटिंग। कौन सा, सोहराय पेंटिंग। और जो ये पेजेशकियन है ईरान के, इनको दिया गया है मदर ऑफ पर्ल फूलदान। ये पेंटिंग इनको दिया गया है। और जो लास्ट में है उज्बेकिस्तान के, इनको दिया गया है वारली पेंटिंग। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आने वाला है, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न, इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पे लिख करके आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सोहराय पेंटिंग है ये किस राज्य से संबंधित है, झारखंड से। और ये दोनों किस राज्य से संबंधित है, MH यानी कि महाराष्ट्र से। तो ये राज्य किससे संबंधित है पेंटिंग, और किसको कौन सा दिया गया है, वो किस देश के हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ओके,
दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कहाँ पे दिया गया ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो इस बार का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स का वो कहाँ पे हो रहा है, तो वो हो रहा है कजान शहर में। कजान शहर में, ये कहाँ पे है कजान शहर, ये है रूस में। तो ये है 2024 का। इससे पहले 2023 का कहाँ पे हुआ था समिट, ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये तो पिछला हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टाइम का। और अब 2025 में कहाँ पे होगा, ये अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 2025 में होगा ब्राज़ील में। किसकी बात हो रही है, ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स में अभी नए मेंबर ऐड हुए हैं। तो पहले देख लीजिए कि ब्रिक्स सबके पहले बना कब था। तो जब ये बना था तो उस समय इसका नाम था ब्रिक। ओके, ये बना था सन 2009 में। उसमें ये बी का मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया और सी मतलब चाइना। तो फिर ये 2009 में ऐसे बना। एक साल बाद 2010 में इसमें ऐड हो जाता है क्या, साउथ अफ्रीका। तब ये ब्रिक्स से बन जाता है क्या, ब्रिक्स। ओके, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 मेंबर थे। और अब जाकर के 2010 के बाद 2024 में इसमें 4 मेंबर और ऐड हुए हैं। ओके, 5 पहले से थे, 4 अब और ऐड हुए हैं। तो एक है ईरान और दूसरा है मिस्र, जिसको हम लोग इजिप्ट बोलते हैं। ओके, और एक है इथोपिया और एक है यूएई। ये 4 नए देश ऐड हुए हैं किसमें, ब्रिक्स में। तो अब टोटल हो गया है 9। तो एग्जाम में अगर पूछे कि ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं तो 9 मेंबर हैं। और 4 कौन कौन से नए ऐड हुए हैं, ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि जो अपना इंडियन रेलवे है वो किस देश के साथ साइन किया है, पर्यावरण परिवहन के साथ। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है किस देश के साथ हुआ है, ए स्विट्जरलैंड के साथ। किसके साथ हुआ है, स्विट्जरलैंड के साथ। इसमें क्या होगा, क्यों किया गया है ये, इसमें जो भी स्विट्जरलैंड का तकनीकी सहयोग होगा रेलवे से संबंधित वो आपस में शेयर किया जाएगा। और कैसे हम लोग ट्रैक को मेंटेन करेंगे वहाँ पे, इसको मतलब आपस में समझौता किया जाएगा। और कैसे हम लोग रेल में आधुनिकीकरण लेकर के आ सकते हैं उस पर भी यहाँ पे बात होगा। यानी कि टोटली रेलवे में हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं वो सहयोग होगा। दोस्तों बात हो रहा है यहाँ पे स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो ये है बर्न में। कहाँ पे है, बर्न में है इसकी राजधानी। और इसकी मुद्रा क्या है स्विट्जरलैंड की, तो ये है फ्रैंक। क्या है, फ्रैंक है इसकी मुद्रा। बात हो रहा है रेलवे का। तो देख लीजिए कि सबसे पहले रेलवे कहाँ चली थी, सबसे पहले पूरे विश्व में। तो वो चली थी 1825 में। कहाँ पे चली थी सबसे पहले, किस देश में, तो इंग्लैंड में चली थी सबसे पहले। उसके बाद भारत में कब चली सबसे पहले, तो भारत में आई थी ट्रेन सबसे पहले 16 अप्रैल को और ईयर था 1853। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी बोरी बंदर से ठाणे तक। एग्जाम में हमारे पूछता है ये ईयर भी, और पूछता है कि कितना किलोमीटर चला था सबसे पहली बार ट्रेन, तो वो था 34 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि अब कैसे सहयोग होगा स्विट्जरलैंड और भारत का रेलवे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अयोध्या दीपोत्सव 2024 में इस बार सरयू तट के घाटों पर कितना दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बात हो रहा है अयोध्या दीपोत्सव का। दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अभी न्यूज़ में चल रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे। यहाँ से आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है। अब बात हो रहा है कि कितना दीप यहाँ पे जलाने का लक्ष्य है। आपको ये क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। जस्ट इमेजिन, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप कैसे टैकल करोगे। इसीलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी ऐड किए जाते हैं जिसका बिल्कुल अनुमान नहीं होता है कि ऐसे भी प्रश्न आएंगे, बट ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो कितना दीप यहाँ पे लक्ष्य है जलाने का, तो वो है सी 28 लाख। ओके दोस्तों, ये जो दीपोत्सव हो रहा है यहाँ पे, ये इस बार का 2024 में 8वें नंबर का है, जो कि अयोध्या के सरयू तट पे होता है। तो आपको बस ये जानना है कि 28 लाख यहाँ पे दीप जलाया जाएगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, चर्चा में रहा माउंट फूजी किस देश में स्थित है। जो भी ऐसे स्थल होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर वो न्यूज़ में आ गए तो फिर वो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो माउंट फूजी अभी न्यूज़ में है तो बताना है कि ये कहाँ पे है, किस देश में है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है किस देश में है ये, तो ये है सी, जापान में। कहाँ पे है, जापान में है। क्यों चर्चा में है ये, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर के महीने के जब समाप्ति होती है धीरे धीरे तो वहाँ पे इस पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे अभी तक बर्फ़ का जमाव अभी नहीं हो रहा है। तो ये अभी चर्चा का विषय बन चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक बढ़ रहा है, कि जहाँ पे हमेशा अक्टूबर के लास्ट में बर्फ़ जम जाती थी वहाँ पे बर्फ़ नहीं जम रही है। तो ये हमें चिंता वाली बात है, इस पर सोचना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रहा है जापान के माउंट फूजी का। तो हम देख लेते हैं जापान के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए जापान जब आप देखोगे चाइना के यहाँ पे ऐसे चाइना है, तो यहाँ पे ईस्ट में यहाँ पे क्या है, ऐसे जापान है। तो जापान दोस्तों 4 द्वीपों को मिला करके जापान कहलाता है। तो वो द्वीप उत्तर से दक्षिण कैसे हैं, तो सबसे ऊपर है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो। उसके बाद है होन्शु द्वीप, उसके बाद है शिनकोकू द्वीप, और सबसे लास्ट में नीचे है क्यूशू, KYUSHU, क्यूशू द्वीप। इन 4 द्वीपों को मिला करके क्या बनता है, जापान। तो इस पे ये जो होन्शु द्वीप है ये सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बिग है। ओके, और इसी पे इसकी राजधानी जो कि जापान की राजधानी है टोक्यो, इसी पे बसा हुआ है। और इसी होन्शु पे ही वो द्वीप है जिसकी बात हो रहा है माउंट फूजी का। ओके, तो ये द्वीप कैसे है, उत्तर से दक्षिण हमें पता होना चाहिए। और होक्काइडो और होन्शु के बीच में ही एक जल संधि है, वो भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है, तो उसका नाम है सुगारू जल संधि। तो ये मैप, ये नाम, ये किस पे है, कौन सा ये किस पे है, ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जापान का इतना डिटेल में बात हो रहा है तो देख लीजिए कि ये जो इसका शिनकोकू द्वीप है और क्यूशू द्वीप है, इन्हीं दोनों द्वीप पर इसके 2 बहुत ही फेमस शहर बसे हुए हैं जिनका एक इतिहास में कुछ काम हुआ है। यहाँ पे कैसे क्या हुआ है देख लीजिए कि ये जो शिनकोकू द्वीप है इसी पे इसका हिरोशिमा शहर है। ओके, और ये जो क्यूशू है द्वीप इसी पे इसका शहर है जिसका नाम है नागासाकी। क्या नाम है, नागासाकी। आपने सुना होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड, जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 में और चला था 1945 तक। तो 1945 में ही इस पे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम छोड़ा गया था यूएसए के द्वारा। तो सबसे पहला बम छोड़ा गया था 6 अगस्त को 1945 में। किस पे, ये गया था हिरोशिमा पे। और दूसरा 3 दिन बाद 9 अगस्त को छोड़ा गया था 1945 में जापान के नागासाकी पे। ओके, तो ये जो 6 अगस्त वाला बम था इसका नाम था, वो भी नाम हमारे एग्जाम में पूछता है, तो इसका नाम था लिटिल बॉय। और ये जो 9 अगस्त वाला बम था उसका नाम था फैट बम। तो ये हुआ था यूज कब, वर्ल्ड वार सेकेंड में, जो कि 1939 से 1945 के तक चला था। इसमें यूएसए ने यहाँ पे परमाणु बम फेंका था जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे। हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को। इसका नाम था लिटिल बॉय और इसका नाम था फैट बम। तो ये सब बता दिया हमने क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा था जापान के बारे में। तो यहाँ पे जो माउंट फूजी है वो अभी वहाँ पे बर्फ़ नहीं जम रहा है, तो भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। कहाँ पे, ये जापान में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल, ये जिसको बोलते हैं BRI, को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है। तो बताना है कि ब्रिक्स में वो दूसरा देश कौन सा है जो चीन का ये जो BRI है उसको अस्वीकार किया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा देश है वो, तो वो है ब्राज़ील। कौन सा, ब्राज़ील देश है दोस्तों। ये जो BRI है, BRI, इसको बोलते हैं बेल्ट रोड पहल। इसका मतलब ये है कि चीन चाहता है कि पूरे विश्व को रोड से कनेक्ट कर दिया जाए, पूरे विश्व को। ओके, आप यहाँ पे देखोगे चाइना है, यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे इधर अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है। तो ये चाहता है चाइना कि हर जगह रोड, यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे रोड बना दिया जाए और पूरे विश्व को रोड से कनेक्ट किया जाए।
तो ये इसका पहल है चीन का, बट इसको मानने से स्वीकार कर रहा है अपना प्यारा भारत। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि ये जो हमारा पीओके वाला एरिया है उसका ये जो बेल्ट रोड पहल है ये हमारे पीओके से होकर के पाकिस्तान में जा रहा है, और चीन हमसे एक बार भी नहीं पूछा है कि मैं यहाँ पे रोड बनाऊँ कि ना बनाऊँ। ये पीओके पाकिस्तान का समझ करके यहाँ पे रोड बना रहा है। तो यहीं पे आपत्ति है भारत को कि आप हमारे कैसे पीओके वाले एरिया में बिना हमसे पूछे पाकिस्तान से पूछ करके आप रोड बना दिए हो। तो बस इसी वजह से भारत इसको मना कर रहा है और इसको अस्वीकार करता है। और अब इसी लाइन में आ गया है कौन? ब्राज़ील। ये भी मना कर रहा है इस बेल्ट रोड पहल को। तो इम्पोर्टेंट है दूसरा देश कौन सा बना है जो अस्वीकार कर रहा है, तो वो है ब्राज़ील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोड पहल है। इसकी शुरुआत चीन के द्वारा की गई थी 2013 में। कब से शुरू हुआ था ये? 2013 से। तो ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा देश बना है ब्राज़ील। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू होगी? तो जो भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा है, यानी कि हेलीकॉप्टर से जो भी मदद होगा एम्बुलेंस की जो सेवा होती है, वो कहाँ पे शुरू की गई है सबसे पहली बार? तो वो शुरू हुआ है, यहाँ पे सामने ऑप्शन है ए, ऋषिकेश में। ऋषिकेश के जो एम्स है, ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ से इसका संचालन शुरू हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है? निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क है बिल्कुल। कहाँ पे शुरू हुआ है? ऋषिकेश में। दोस्तों इसका अभी ये जो हेली एम्बुलेंस है ये अभी इसका कोई भी अभी टोल फ्री नंबर पब्लिश नहीं हुआ है। अभी तक ये 108 के तर्ज पर काम करेगा। अभी कुछ दिन बाद इसका जो टोल फ्री नंबर है वो पब्लिश किया जाएगा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जो कि भारत का पहला हेली एम्बुलेंस सेवा है, इसका उद्घाटन किया गया है हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। ओके, ऐसा नहीं कि वो जाकर के ऋषिकेश में किए हैं, वो दिल्ली से ही इसका उद्घाटन किए हैं। ओके, और यहाँ पे कौन रहे हैं ऋषिकेश में उपस्थित? यहाँ के सीएम, क्या नाम है उनका? पुष्कर सिंह धामी जी। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान देना है सबसे पहले कि पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू हुई है, तो वो हुई है ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जो इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब है, बताना है कि किसने जीता है। दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। तो इमर्जिंग एशिया कप किसने जीता है 2024 का? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। कौन जीता है? बी, अफगानिस्तान जीता है। दोस्तों चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अफगानिस्तान का पहला इमर्जिंग एशिया कप है। यहाँ पे अफगानिस्तान किसको हरा करके जीता है ये फाइनल में? श्रीलंका को। किसको हराया है? श्रीलंका को। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है इमर्जिंग एशिया कप का 2024 का? तो ये हुआ है ओमान में। कहाँ पे? ओमान में। आपको ये भी ध्यान देना है, एग्जाम में सीधे ये पूछ सकता है किस देश में हुआ है इमर्जिंग एशिया कप 2024, तो ओमान में। दोस्तों ये जो इमर्जिंग एशिया कप है इसमें जो भी देश होता है उसका ए टीम पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो मेन सीनियर टीम है वो नहीं होता है यहाँ पे। इमर्जिंग यानी कि जो खिलाड़ी उभर होते हैं, मतलब उभरते रहते हैं उस देश के, वही यहाँ पे भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? कौन सा देश और भारत 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने पर सहमत हुए हैं? यानी कि भारत और कौन सा देश मिलकर के 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा देश है वो? तो वो है बी, स्पेन। कौन? स्पेन। दोनों देश के अभी हाल ही में पीएम, दोनों देश के, एक तो अपने भारत के मोदी जी और स्पेन के पीएम हमारे देश के विजिट पे थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पेड्रो, उसके बाद पेड्रो साचेज। ये हमारे देश के विजिट पे थे और इन दोनों लोग के द्वारा एक कारखाने का, एक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जो कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का सैन्य विमान कारखाना है। निजी है, पहला भारत का, यानी कि प्राइवेट। तो किसके द्वारा बनाया गया है ये? टाटा। और सहयोग किसका रहा है इसमें? एयरबस का। तो इसका उद्घाटन इन्हीं दोनों लोग के द्वारा किया गया है।
पीएम मोदी के द्वारा और पीएम पेड्रो साचे जी के द्वारा। तो अब ये दोनों देश आपस में सांस्कृतिक, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे वर्ष 2026 को, भारत और स्पेन। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है स्पेन का। तो स्पेन की राजधानी कहाँ पे है? तो वो है मैड्रिड में। कहाँ पे है? मैड्रिड में। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वो है यूरो। क्या है? यूरो है यहाँ की मुद्रा। दोस्तों जब आप देखोगे यूरोप का नक्शा तो वहाँ पे ऐसे है स्पेन, और यहीं पे अफ्रीका का देश है मोरक्को, और इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम क्या है? तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको ध्यान देना है कि मोरक्को और स्पेन के बीच में ही है जिब्राल्टर जल संधि, और ये दोनों किस सागर को जोड़ते हैं आपस में? तो इधर से है अटलांटिक, और इधर से है भूमध्य सागर। इन दोनों के बीच में ही है क्या, कौन सा जल संधि? तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। ऊपर है स्पेन और नीचे है यहाँ पे मोरक्को। ओके, तो ये उसका लोकेशन हो गया स्पेन का और मोरक्को का, बीच में जिब्राल्टर संधि है, जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया है? तो बताना है कि भारत माता सरोवर किस राज्य में है, सिंपली आपको ये बताना है। तो कहाँ पे है दोस्तों? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये है डी, गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। दोस्तों ये किसकी मदद से बना है ये भारत माता सरोवर? कोई एक फाउंडेशन है जिसकी मदद से इसको बनाया गया है, तो वो है ढोलकिया फाउंडेशन। ओके, तो कहाँ पे ये? गुजरात में है। और दोस्तों ये जो सरोवर है भारत माता सरोवर गुजरात का, ये समर्पित है किसको? एक तो राष्ट्र को, और राष्ट्र के लिए जो भी शहीद हुए हैं नायक, उनके लिए ये समर्पित है, यानी कि उनको ये श्रद्धांजलि देती है। कौन? ये भारत माता सरोवर। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है? किस प्रदर्शनी की बात हो रही है? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे शुरू हुआ है? बी, दुबई में शुरू हुआ है। दोस्तों ये जो प्रदर्शनी है इसमें भारत के जो भी प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन की कंपनियां हैं वो वहाँ पे जाकर के भाग ले रही हैं, और विश्व के और भी जितने भी मतलब सौंदर्य प्रसाधन की कंपनियां हैं वो यहाँ पे आकर के भाग ले रही हैं। और इसका लक्ष्य क्या है ऐसा करने का? कि हमें वैश्विक लेवल पे जो भी सौंदर्य प्रसाधन के बाजार है, मार्केट है, उनको बढ़ाना है, उनको मतलब मेन मुद्दे में लेकर के आना है ब्यूटी प्रोडक्ट को। और ये दोस्तों ये 3 दिन की प्रदर्शनी है जो कि दुबई में हो रही है। इसमें 150 देशों के लगभग 70,000 लोग यहाँ पे आकर के भाग ले रहे हैं। तो कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है दुबई में। दोस्तों दुबई जो है ये यूएई की राजधानी है। ओके, और इसी दुबई में क्या है? बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा की दोस्तों हाइट कितनी है? तो वो है 828 मीटर। मीटर में 828, अगर आप फीट में पूछोगे तो वो है 2717 फीट। बात हो रही है दुबई की, यूएई की। तो यहाँ पे देख लीजिए यूएई की मुद्रा क्या है? तो वो है दिरहम। और ये जो यूएई बना है यूनाइटेड अरब अमीरात, दोस्तों ये सात शेखों को मिला करके बनाया गया है यूएई। तो वो 7 शेख कौन कौन से हैं? एक है आबू धाबी, और दूसरा है शारजाह, तीसरा है दुबई, उसके बाद चौथा है कुवैन, पांचवा है अजमान, छठवां है फुजइराह, और 7वां है खैमा। इन 7 शेखों को मिला करके क्या बनता है? यूएई। ओके, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया जिसके बारे में बात हो रहा था।
दुबई, यहाँ पे हो रहा है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी, यहाँ पे भारत भी जाकर के पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जो भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।